हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सीलिएक स्प्रू की। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यदि आपके पास आप ओपीडी में बैठे हो या आप हॉस्पिटल में हो, आपके पास पेशेंट आके बोलता है कि मेरे एब्डोमिनल पेन हो रहा है और हाथों पे, पैरों पे, घुटनों पे या कोहनी पे रैशेस बन रहे हैं, रेड रेड कलर के चकत्ते से बन रहे हैं और उसके साथ में भूख भी नहीं लगती है और वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप उसका कैसे ट्रीटमेंट करोगे? आपने डिजीज देखी, आपने देखे चकत्ते, फिर क्या आप दोगे? एंटी फंगल मेडिसिन चलाओगे या पेन किलर दोगे? चलो, आप इस सब को जानने के लिए इस डिजीज को देखो, फिर बाद में बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं सीलिएक स्प्रू की। सीलिएक स्प्रू में क्या होता है, सीलिएक डिजीज में क्या होता है? इसके अंदर ये हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है, मतलब जो हमारी आंतें होती है उसके अंदर जो विलाय होती है, विलाय इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होती है, एब्जॉर्प्शन के काम आती है। ऐसे करके जो गोल गोल दिख रही है ये, तो ये क्या होता है, इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये एट्रोफी हो जाती है। और ये किसके वजह से हो जाता है? ग्लूटेन के वजह से। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन जैसे व्हीट होता है, हम गेहूं जो खाते हैं उसका आटा खाते हैं ना, उसके अंदर ग्लूटेन होता है। उसके वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसके वजह से ये सीलिएक डिजीज होती है। आइए अब देखते हैं इस डिजीज में क्या होता है। तो एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है इसमें, इस डिजीज में जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाती है। कहाँ पे? प्रोक्सिमल स्मॉल बोवल मुकोसा, जो हमारी छोटी आंत होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन कंडीशन आ जाती है। और ये किसके वजह से होता है? ये होता है ग्लूटेन के वजह से। और एक ग्लूटेन के वजह से जब हो जाता है तो हमारी जो बॉडी होती है, एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनोलॉजिकल सेंसिटिविटी हो जाती है ग्लूटेन के लिए, जब ये एंटीबॉडीज बनती है और ये सारे सिम्टम्स करते हैं। तो ये ग्लूटेन किस किस में पाया जाता है? देखो, व्हीट के अंदर ये पाया जाता है, बार्ले के अंदर ये पाया जाता है, राई के अंदर पाया जाता है। इससे क्या होता है? मेल एब्जॉर्प्शन। मेल एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ भी खाते हैं तो अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारी कंडीशन आ जाती है जिसके वजह से एनीमिया, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो इसके क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होते हैं? देखो, जो डिजीज बता था मैं घुटनों पे, पैरों पे, वो इस टाइप की दिखती है। ये आप सोचोगे कि फंगल इन्फेक्शन है, पर ये सीलिएक डिजीज है। तो इसमें सिम्टम्स में क्या मिलता है हमें? इसमें आयरन डेफिशिएंसी, मतलब जो आयरन के वजह से खून का कम हो जाना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलता है। और जो पेशेंट होता है उसको हल्का हल्का डायरिया हो रहा होता है, लूज मोशन हो रहे होते हैं। और उसमें आपको देखने को मिलता है उसका जो वेट होता है ना, वो काफी कम हो गया होता है पहले के मुकाबले। और उसके साथ ये तो मेन 3 सिम्टम्स हो जाते हैं, उसके साथ और भी सिम्टम्स होते हैं अदर प्रेजेंटेशन, जैसे ओस्टियोपोरोसिस। जब मेल एब्जॉर्प्शन होता है, वो कुछ भी खा नहीं पाता है, तो उसके वजह से कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। उसके वजह से जो हड्डियां होती है उसकी हड्डियों में छेद छेद हो जाते हैं, जिसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। या डर्मेटाइटिस हर्पिफॉर्मिस, जो इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। उसके साथ जो लीवर के एंजाइम होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, एबनॉर्मल लीवर एंजाइम। उसमें पेशेंट को पेन होना भी दिख सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स हो, इसमें से कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे वेट लॉस हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो मिलता ही मिलता है, या डायरिया मिलता ही मिलता है ना। तो उसके साथ कभी कभी हम नॉर्मली किसी और वजह से पेन वगैरह हो या कोई और हो, उसमें एंडोस्कोपी जब कराते हैं उसमें भी इंसिडेंशियल ये मिल जाता है कि इसके सीलिएक डिजीज है। ये ज्यादातर ये अनडायग्नोसेबल रहता है और पेशेंट को ज्यादातर क्या बोलते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन चला देते हैं, स्टीरॉइड्स, वो पेन किलर भी चला देते हैं, पर ये डायग्नोज नहीं कर पाते। बहुत कुछ ही डॉक्टर होते हैं जिनको इस डिजीज के बारे में पता होता है। तो देखते हैं इसमें जो IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, कुछ पेशेंट में, मतलब 7% पेशेंट में जिनको नॉन कॉन्स्टिपेशन, मतलब IBS के जो वो रहता है सिम्टम्स, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन जरूर होता है, कॉन्स्टिपेशन है ना। पर इसके अंदर जिस IBS में नॉन कॉन्स्टिपेटेड होता है वो, उसके अंदर देखा जाता है कि उसके अंदर ग्लूटेन सेंसिटिविटी मिलती है हमें। अब हम देखते हैं कि उसमें कैसे हम डायग्नोज करेंगे पेशेंट को। उसके अंदर हमें टेस्ट कराना होता है IgA, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस, जिसको TTG भी बोलते हैं। ये टेस्ट का नाम होता है IgA, TTG, IgA। इसको आप याद रखना, IgA एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस। और एक और टेस्ट होता है एंटी एंडोमाइजियल एंटीबॉडी। तो आप इन दोनों में से कोई एक टेस्ट करा सकते हो और आपको पता चला सकते हो इसको ग्लूटेन की वजह से कोई सेंसिटिविटी
इन्फेक्शन है, वो इम्यूनोलॉजिकल कुछ रिएक्टिविटी है क्या, नहीं है। तो देखते हैं, जिस पेशेंट के अंदर आईजीए की डेफिशिएंसी मिलती है, मान लो आपने आईजीए टेस्ट कराया टीटीजी का, उसका डेफिशिएंट मिल गया, तो उसके अंदर हम आईजीजी भी टेस्ट करा सकते हैं, आईजीजी फॉर टीटीजी, ट्रांसग्लूटामिनेज, ठीक है। और आप इसको और ज्यादा कंफर्म करने के लिए, वैसे तो ये 2 टेस्ट ही सफिशिएंट है, यदि आपको और ज्यादा कंफर्मेटरी चाहिए बिल्कुल, तो उसके लिए आप बायोप्सी भी करा सकते हो, है ना। तो बायोप्सी में आप क्या देखोगे कि जो उसके इंटेस्टाइन के जो विलाय होते हैं ऐसे ऐसे करके वो ब्लंट हो जाएंगे, वो ऐसे करके ब्लंट हो जाएंगे, ठीक है। ब्लंटिंग एंड एब्सेंस ऑफ विलाय मिलेंगे नहीं, और जो लिम्फोसाइटोसिस होता है वो भी नहीं मिलेगा। इंट्रा एपिथेलियल में जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके बीच में लिम्फोसाइटोसिस नहीं मिलेगा, है ना। तो बात करते हैं हम इसको, हमने डायग्नोस कर लिया इसके सीलिएक स्प्रू है, सीलिएक डिजीज है, तो अब हम इसको कैसे ट्रीटमेंट करें। इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले तो, क्योंकि उस पेशेंट को जो आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना, तो सबसे पहले आप उसको आयरन की टैबलेट दोगे या आयरन दोगे कैसे भी, और उसके साथ आप फोलेट चलाओगे, वैसे कंबाइन में आ जाती है सारी टैबलेट। आप उसके साथ विटामिन डी दोगे, जैसे उसके पेन हो रहा है, उसके मतलब पेशेंट की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है इसमें, मैंने तो खुद पेशेंट देखा है, वो क्या बोलते हैं, मतलब कहेगा कि मेरे पूरे बॉडी में दर्द रहता है, ऐसा लगता है पूरी हड्डी मतलब चूर चूर सी होगी, या कोई हड्डी मतलब पूरे मतलब बोन्स में पेन हो रहा है, चला नहीं जाता, तो बिल्कुल पतला हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है ना। तो उसमें आपको विटामिन डी देना होगा, B12 देना पड़ेगा, B6 B12 होता है ना जैसे, और आयरन देना पड़ेगा। पर जो इसकी मेन मेडिसिन है वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब जो हमारे इम्यून सेल्स है ना, उसको ही हमें सप्रेस करना होता है, तो उसके लिए हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स चलाते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन। जब हमारे एंटीबॉडीज, क्योंकि हमारी मतलब जो हम गेहूं खाते हैं उसके लिए हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज तैयार करती है, वैसे एबनॉर्मल कंडीशन है तो उसको हमको एंटीबॉडीज बनने नहीं देना है, ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए हम प्रेडनिसोलोन चलाता है 10 से लेके 20 mg तक, ठीक है। और उसके अंदर हमारे को लाइफस्टाइल कैसी, उस पेशेंट को साफ साफ समझा देना है कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है ये, और यदि आपने ग्लूटेन फ्री डाइट पे उसको कंट्रोल करा दिया तो उसके बाद प्रेडनिसोलोन छूटने के चांसेस है। पर पेशेंट मानता नहीं है, कुछ ना कुछ बाहर खा लेता है जिसके अंदर ग्लूटेन हो, क्योंकि डॉक्टर उसको बताता है सिर्फ व्हीट नहीं खाना है, गेहूं नहीं खाना है, पर जो ग्लूटेन होता है वो बहुत सारी चीजों में होता है। उसको अच्छे से समझाना है कि जो भी चीज खाओ, खाने से पहले उसके पीछे जो लेवल होता है उसके अंदर चेक कर लेना है कि इसके अंदर ग्लूटेन है क्या नहीं है, या गूगल से सर्च कर लेना है कि ग्लूटेन फ्री डाइट में क्या क्या आता है, आप उसको वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो आपने फिर लास्ट में क्या होता है, आपने फिर उसको ग्लूटेन फ्री डाइट चला दी और उसने अच्छे से वो मान ली कि ग्लूटेन फ्री डाइट उसने कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दिया, पर भी फिर भी सिम्टम्स जो है वो मिलते हैं उसमें, है ना। तो उसके लिए आप उसको बाद में रेडियोलॉजिक और एंडोस्कोपी करा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ये क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हुई है ये, उसके वजह से कोलाइटिस, कोलेजिनियस कोलाइटिस तो नहीं होगा, ये स्मॉल बोवल लिम्फोमा तो नहीं होगा, ये रूल आउट करने के लिए, है ना। तो ये आपको एंडोस्कोपी से पता चलेगा। तो आज का ये खत्म हुआ, तो आप इसको अच्छे से करना। धन्यवाद। हाँ।